क्या आपके फेफड़े यानी लंग्स सेहतमंद हैं? आज इसी सवाल के साथ इस सेगमेंट का हम आगाज़ करें। नवंबर ये जो महीना है ये लंग्स कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है ताकि हम सब जान पाएँ एक तो इस कैंसर से मुताल्लिक और कैसे इससे बचा जा सकता है, पहला सिम्टम क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हम वैसे भी देखते हैं कोविड ने हमें बहुत सिखा दिया है, बहुत बता भी दिया है कि हमारे लंग्स की क्या हालत है या हमारी जनरली सेहत कैसी है। इसी पर आज हम बात करेंगे वन ऑफ द लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शाज़ली मंजूर साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू शेर। लंग्स कैंसर, ये वैसे कैंसर की जब हम बात करते हैं ये उसमें से एक बड़ी कॉज है जो मौत की वजह बनती है कैंसर से होने वाली अमवात में। कैसे मालूम होता है कि आप ये जो मामला है वो कैंसर की तरफ जा रहे हैं लंग्स का? देखें, पहले तो ये है कि जो लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ है दुनिया में वो है लंग कैंसर, जिसके अभी आप ये मंथ बना रही हैं। और फिर उसके बाद बाकी कैंसर है, प्रोस्टेट है, बड़ी आंत का है, पैंक्रियास का है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसकी भी आप देखते हैं बहुत अवेयरनेस होती है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले मैं ये बात करता चलूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी कैंसर में जो प्रिवेंटेबल हैं, आप अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी जीन्स से मिली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्रेस्ट का जीन्स में आता है, बाकी जो है अंतड़ियों का है। लेकिन जो लंग कैंसर है ना, इसकी मेन वजह और डेथ की मेन वजह जो लीडिंग कॉज है वो स्मोकिंग है। अच्छा। जस्ट स्मोकिंग। सही। ठीक है, तो अगर स्मोकिंग रोक दी जाए, जो लोग स्मोक करते हैं, तो आप इस डेथ को या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ को हम खुद से कम कर सकते हैं। ये हमारे पास कहना नहीं चाहिए, बाकी तो इख्तियार अल्लाह के पास है, ये हमारे पास इख्तियार है। और ये मॉडिफाई रिस्क फैक्टर है जो हम कर सकते हैं। जैसे किसी का वेट ज़्यादा है तो आप उससे कहोगे कि खाने में एहतियात करें, वॉक करें। एहतियात वो बड़ी ज़रूरी होती है डॉक्टर साहब। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहे होते, पैसिव स्मोकिंग, ऑब्वियसली उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। क्या उनके लंग्स भी उसी तरह से मुतासर होते हैं और क्या उनको भी लंग्स कैंसर होने का उतना ही रिस्क होता है? जी, उनका मेरे उससे थोड़ा सा उनको रिस्क ज़्यादा होता है। उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह ये होती है कि जब आप जो बंदा स्मोक कर रहा होता है ना, वो धुआं भी लोगों पे छोड़ रहा होता है, ख़ुद उसने फ़िल्टर लगाया होता है। बेसिकली स्मोक, ये जो सिगरेट है ये आपको मारती नहीं है। जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं तो आपको एक किक सी मिलती है, उसमें जो निकोटीन होती है। जिस तरह हम लोग या आप सब चाय पी रहे हैं, अगर हम रमज़ान में चाय ना पिए तो हम बड़े फटीग फील करते हैं, एडिक्शन सी हो जाती है या डिपेंडेंसी हो जाती है। इसी तरह जो स्मोकर होता है उसकी डिपेंडेंसी उस निकोटीन पे होती है, जो कि उस टबैको को बर्न करने के बाद वो इनहेल करता है। उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा, आपको हाई कर देगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो जाएगी। लेकिन जब वो टबैको और वो पेपर बर्न करता है ना, उसमें जो कैंसर के मवाद जो निकलते हैं 200-300 के मुताबिक होते हैं वो। तो जो लोग उसको इनहेल करेंगे, उस स्मोकर के भी या जो उसके साथ बैठे हैं, तो वो अंदर जाएगा लंग्स में, वो अपने कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है और उससे ये होता है कि वो लंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा, लंग्स को ख़राब करेगा और फिर कैंसर सेल उसमें बनेंगे और लंग कैंसर की तरफ जाएगा। देखिए, ये तो मामला है कैंसर का, लेकिन ज़रा लंग्स से जुड़ी और बहुत सी बीमारियां भी हैं। हम देखते हैं बहुत से इन्फेक्शंस हैं, बहुत सी एलर्जीज़ हैं और आजकल हमें नज़र भी आती हैं एलर्जीज़ ट्रिगर होती हुई। अब किसी का ट्रिगर फैक्टर टेम्परेचर होगा, किसी का ट्रिगर फैक्टर स्मोक होगा, किसी का डस्ट होगा, किसी का पोलन हो सकता है। और आप भी यही देख रहे हैं कि आजकल ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एलर्जीज़ के आपके पास? जी शुएब, देखें ये सीज़न है, वैसे भी जब भी गर्मी से सर्दियाँ आती हैं तो वायरसेस जो हैं वो सर्दी में थोड़ा सा ग्रो ज़्यादा करते हैं और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी कोई 8-9 डिग्री कम हो जाता है हम सब का। तो जो हमारा नाक से बेसिकली ये वायरस जो है ना, ये अंदर जाते हैं, ये ग्रो करते हैं और सर्दी में इम्यून रिस्पांस हम लोगों का कम हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम खुद जानबूझ के नहीं करते। तो ये जो वायरस होते हैं ये उसमें ग्रो करते हैं, ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और ये फिर इस तरह के सिम्टम्स करते हैं जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं, जिसमें छींकें आना, खांसी होना और गले में ख़राश है। और फिर उसको अगर आप कहें तो ये तो एलर्जिक सिस्टम है, सिम्टम्स है। फिर उसमें अस्थमा हो जाना, सांस की नालियाँ तंग हो जाना और मरीज़ का जो है वो सांस उसमें ख़राब होता है। तो वो ये सारी जो वायरसेस आती हैं, जिसमें कोरोना एक वायरस है, एक RSV वायरस हम कहते हैं या मेन राइनो वायरस, ये वायरल इन्फेक्शंस आते रहते हैं। इन्फ्लुएंजा फिर इसमें सबसे
ख़राब और ख़तरनाक है कोरोना के बाद। अच्छा। तो कोरोना जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स करता है, और बच्चों में और ख़ास तौर पे बूढ़े जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनमें ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनमें नमोनिया हो जाता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन नमोनिया। तो और फिर बाकी जो पोल्यूशन है उसमें आप अगर सर्दी है तो स्मॉग आजकल बहुत ज़्यादा है, और दूसरा डस्ट, तो डस्ट तो हर साल ही रहेगी ना, डस्ट को हम फाइट नहीं कर सकते। स्मोक भले कुछ जगहों पर है। अब आपने देखा कि पंजाब की साइड में जाहिर बात है कि एक तो फॉग है और उसके साथ स्मोक है, तो ये मिल के स्मॉग बनाती है हमारी, हम खुद इससे एक लेयर ओजोन की एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी पंजाब के साइड पे, उन्होंने सारी जो लेफ्ट ओवर होती क्रॉप्स की उसको वो जलाते हैं। जब ये जलती है तो फिर फैक्ट्रीज के धुएं हैं, ये मिल के उसको स्मॉग बनाती है, तो फिर सांस लेना, ऑक्सीजन का आना, नेचुरल जो एयर है जो आपको जिससे हम लोग करते वो हम सांस उसमें नहीं लेते, तो हम इसमें सांस ले रहे हैं, उससे आपके लंग्स। हाँ, तो ये डबल ट्रिपल इफेक्ट हो जाता है। एक तो सर्दी आ गई, ऊपर से स्मॉग हो गई, पोल्यूशन है जो भी है, तो फिर लोग इसमें ज़्यादा बीमार होते हैं। कोविड की अगर बात करें उसके बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही अभी तक, या उनकी सांस फूल रही है उस तरीके से, उनको एलर्जीज बार बार अटैक कर रही हैं। तो इसका क्या वाकई लंग्स को मुतासर कर चुका है, या फिर अब ये जो पोस्ट सिम्टम्स है ये रहेंगे थ्रू आउट? देखिए, उसकी जो सबसे ज़्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन थी वो तो फाइब्रोसिस थी। मतलब ये था कि फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो जाते थे, जिस तरह आपने मकड़ी का जाला देखा है उस तरह हो जाते थे, और फिर उसकी वजह से मरीज़ जो डिसेबल भी हो गए, फिर ऑक्सीजन पे भी आए, ज़्यादा बात उसकी वजह से स्टिफ लंग हम उन्हें कहते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी नहीं रहती। लेकिन उसके बाद मैंने जितने मरीज़ मैंने देखे इतने साल में, उसके बाद जो उनकी कॉमन सिम्टम्स जो हमारे पास आती है लंग रिलेटेड, बाकी भी थी, वो यही था कि उनका सांस चढ़ता है और फटीग होते हैं, और जब सीढ़ियाँ ख़ास तौर पे करना या चढ़ना या कोई मशक्क़त का काम है तो उसमें ये कि ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये इवेंचुअली डेवलप कर जाते हैं एस्थमा, जो आम ज़ुबान में आप दमा कहते हैं। तो ये टोटली रिवर्सिबल फिनोमेना है और डिजीज़ है। आप इसको अगर डॉक्टर को जिससे पहले कोरोना के चेक करा रहे हैं मुझसे या कोई भी, तो अगर वो डायग्नोज कर लें, बेसिकली मिसडायग्नोज हो जाता है, लोग जाते नहीं, ये थोड़ा बहुत सांस है जी कोरोना था, लेकिन मेरे ख्याल से डायग्नोज नहीं होता, फिर ज़रा ट्रीटमेंट नहीं होता, तो जाना चाहिए डॉक्टर को, थोड़ी सी अलामत हो ताकि वो ठीक हो जाए, नॉर्मल वो अपनी नॉर्मल जो ज़िंदगी वो प्रॉपर्ली गुजारे। बिल्कुल ठीक है। अब ये नज़ला ज़ुकाम खांसी इसके हमें केसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, अब इसमें ये कैसे डिटर्मिन होता है कि अच्छा ये वायरल इन्फेक्शन है कि या कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? क्योंकि ज़ाहिर अगर वायरल है तो फिर एंटीवायरल चाहिए, और अगर बैक्टीरियल तो एंटीबायोटिक चाहिए। ज़्यादातर यही होता है कि इसमें दो चीज़ें शो में, एक कोल्ड है जो आम कोल्ड नज़ला ज़ुकाम है, और वो लास्ट करता है 3-4 से 5 दिन। बच्चों के स्कूल से ले आएंगे, घर वालों को सबको लगे, ज़्यादातर ये उधर से ही आता है, ठीक है। तो वो तो एक होता है 3-4 दिन रह जाता है, बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम खुद ही सबसाइड हो गया। जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो फ्लू होता है, वो बेसिकली ज़्यादा सख्त होता है, तेज़ होता है, उसके अलामात ज़्यादा होते हैं, बुखार बहुत हाई ग्रेड होता है, वो किस तरह ठीक नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। तो हम बाज़ उसको फ्लू कहते हैं। अच्छा। फ्लू अलग है और जो कॉमन कोल्ड है वो अलग है, वो डिफरेंट वायरस से होता है, और जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा से होता है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने जैसे आपको कहा कि वो नमोनिया की तरफ सिम्टम से मालूम होता है, सिम्टम से मालूम हो जाता है, जल्दी जाएगा नहीं, बुखार तेज़ हो जाएगा, मरीज़ का सांस फूलेगा, चेस्ट में दर्द हो जाएगी, एक्सरे कराएंगे तो नमोनिया है। और ख़ासतौर मैंने आपको कहा वल्नरेबल वो होते हैं जो बहुत यंग किड्स होते हैं, 5 साल से कम उम्र, बूढ़े होते हैं, या उनको जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारी है या लंग्स की पहले से है या गुर्दे की है, जिगर, जो भी मतलब उनको पुरानी बीमारी या ओल्ड एज है, बिल्कुल तो उनमें फिर आप ख्याल रखें कि अगर 2-3 दिन तक मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, उसका सांस भी ख़राब हो रहा है, उसको बुखार भी तेज़ हो रहा है, तो आप उसको फ़ौरन फिर डॉक्टर के पास खुद से डॉक्टरी मत करें, डॉक्टर के पास ले जाना बड़ा छोटा सा ऐलान भी करते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डॉक्टर शाजली से, अगर बात करना चाहते हैं आप, कोई भी सवाल अगर आपका है लंग्स की सेहत से मुताल्लिक है, ज़रा आपकी सेहत से मुताल्लिक, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ज़रा, जब हम लंग्स की बात कर रहे हैं, हम सांस की बात कर रहे हैं, खराटे, ये जो खराटे लिए जाते हैं, इसका ताल्लुक लंग्स से होता है? नहीं, लंग्स से नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि आज आप सारी चेस्ट की बीमारियां मुझसे आज ही पूछ के रखें। लगता है इम्तिहान में मैं बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये
मिसडायग्नोज्ड और अंडर डायग्नोज्ड जो है ये खुराटों का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनके साथ उनका पार्टनर बताता है या कोई भी उनके घर में रहता है कि जी ये रात में बहुत खुराटे है, वो तो सो रहे होते हैं, तो पता ही नहीं है कि वो तो मानने को तैयार नहीं होते जब तक उनकी वीडियो बना के दिखाई ना जाए। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, वो मजे से सो रहे हैं, वो खुराटे ले रहे हैं, उनको दुनिया का पता नहीं है। लेकिन मजाक एक तरफ है, लेकिन इट कैन बिकम अ सीरियस इशू। खुराटे शायद मैं भी लेता हूँ, आप भी कभी हो सकता है लेते हैं खुराटे। कभी बहुत थकावट हो, तो थकावट में या पोस्चर में या नाक बंद हो या मतलब समथिंग, तो आप ले लेते हैं। लेकिन जब आप कॉन्टीन्यूस खुराटे लें और उस लेवल के लें, और खुराटों के साथ जो अलामत हमें देखनी चाहिए, जो पार्टनर है वो बताता है कि रात को ये झटके मारते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल टाइम उठते हैं और झटके लगते हैं, चोक करते हैं, उसे हम कहते हैं चोक, मतलब सांस रुकना, मतलब जैसे आप सांस रुक के उठ गए। रात को ये 3-4 दफ़ा उठते थे, पता नहीं क्या, कोई कहता है मेरा गला कोई दबा रहा था, कोई वो खतरनाक है जी। उसका मतलब ये है कि इनका सांस रुक रहा है, इनकी सांस की नाली तंग हो रही है। ये एक फिनोमेना है, मतलब ये एक पूरी जिसे कहते हैं डिजीज़ है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कि जब आप सो रहे होते हैं आपकी सांस की नाली बंद हो जाती है। अच्छा, जब हम सोते हैं सांस की नाली या उसके जो मसल्स हैं इर्द गिर्द या हमारे पट्टे, आप देखें हम सारे ऐसे होकर सोए होते हैं, तो वो भी अंदर का भी माहौल जो है वो ऐसे ही होता है, हम सो जाते हैं, लेकिन हमारी सांस की नाली खुली रहती है। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे सांस को कंट्रोल करता है वो जागा होता है, वो जाग रहा होता है। तो ये जो खुराटे वाला मरीज़ है, इसका क्या होता है कि इसकी सांस की नाली तंग हो जाती है। अच्छा। और वो बंद हो जाती है। तो एक हद तक वो तो खुराटे तो लेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू होती है तो एक ऐसा लेवल आता है कि ब्रेन जागा हुआ। अल्लाह मियाँ का ये निज़ाम है कि वो उस लेवल पे आके उसको एक झटका मारता है कि उठो सांस लो, और वो बंदा उठता है, उठता है और वो फिर उसका सांस बहाल हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन। ये वो सारी रात करता रहता है। अगर ये फिनोमेना, ये चीज़ जारी रहती है तो इस मरीज़ को ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। अच्छा। इस मरीज़ को दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है। इस मरीज़ का और बीमारियां दिल बड़ा हो सकता है। इस मरीज़ को स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का अटैक, इसको सडन हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये खतरनाक बीमारी में, क्योंकि ऑक्सीजन गिर रही है रात को, सारी ऑर्गन्स मुतासिर हो रहे हैं। करना क्या चाहिए, इस पर बात करेंगे। कॉलर भी है, नजम है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नजम, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप लंग्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि लंग्स आपके ठीक हैं कि नहीं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स लंग्स को तो नहीं चेक कर सकते, अलामात हम पूछ सकते हैं, थोड़ी बहुत ही आप उनसे बता सकते हैं कि आप चलते हैं तो सांस फूलता है। वो कोविड में बड़ा एक वीडियो आई थी ना जी, फूक आप पता नहीं कितनी देर तक आप मारते हैं तो आपकी लंग्स ठीक हो, अगर आप सांस इतनी देर तक रोक सकते हैं। वो तो आप मेरा भी रोकें तो शायद मैं कुछ सेकंड भी ना, वो मतलब अगर आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप वॉक करते हैं, आपको मतलब बोझ थोड़ा बहुत उठा लेते हैं, अगर उसमें सांस नहीं फूलता तो डेफिनेटली आपको कोई सांस की बीमारी ऐसे नहीं है। हाँ, अलामात मैंने आपको बता दी कि आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं आप पहले वो कर रहे होते थे, अब वो कर नहीं पाते हैं, इसका मतलब है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है। यानी बुनियादी सी बात है, अगर आपका रूटीन में सांस फूलना शुरू हो जाए तो चेक करवा लें। जी, मरीज़ को पता चल जाता है। मरीज़ इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि देखो ये पहले मैं काम नहीं कर सक रहा था, अब मैं थोड़े से भी ये काम करता हूँ जिससे मैं थकता नहीं था, वो मुझे अब फूल है, तो वो आपके पास आ जाएगा। डॉक्टर साहब, एक्सरे से ही पता चलता है कि आपके लंग्स पता चल जाता है, लंग फंक्शन टेस्ट उसके करें, वो डिपेंड करता है कि क्या वो अलामात लेके आता है। तो मतलब बाज़ा होता है कि सर्दियों में हमारे फेफड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं, गर्मियों में फूल जाते हैं। हमसे भी बाज़ा सर्दियों में मतलब जैसे आप गूज बम बन जाए, सर्दी में बंदा कंस्ट्रिक्ट कर जाती चीज़ें, तो आप थोड़ा चलेंगे, वो करेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपके लंग्स खराब हैं। तो ये नहीं कि सारे लोग अपने लंग्स चेक कराने लग जाए, ये भी कोई ठीक नहीं है। ठीक बात है। एक और कॉलर भी है जी, खुरम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम खुरम, क्या पूछना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गया। एक और कॉलर याहिया है कराची से। याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम और डॉक्टर साहब की सलाम हो। यार आपने ऐसा मौजूद छेड़ दिया है कि जिसमें मेरी और मेरी बीवी की बड़ी जंग होती है। वो कहती है आप कराटे लेते हैं, मैं कहता हूँ आप लेती है, तो वो फिर हमने कहा मैं आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी, मैंने कहा आपको भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो चक्कर ये कि देखिए डॉक्टर से मुझे सवाल ये, डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि कराटे लेना
कितने खराटे लेना नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मलिटी हो जाती है अगर ज्यादा खराटे लें? खराटे लेना भी जरूरी है, ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे मुझे साइनस है, ठीक है, तो मैं जब मेरा गला भी चोक होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आप ये बताएं कि अगर हम रात को कोई ऐसा कहवा या हम रात में क्या ऐसा कुछ अमल बताएं जिससे हम करने हमारी खराटे में कुछ कमी वाकई हो सकती है? अच्छा डॉक्टर साहब, वो पहला सवाल ये कि एक तो आपने बताया ना कि आप चोक करके आप उठते हैं, आपकी सांस रुकती है, लेकिन जो दूसरी चीज ये कि जो नॉर्मली लोग खराटे लेते हैं, देखिए उसमें अब इन्होंने याई साहब ने बात की ना कि इनको साइनस का प्रॉब्लम है। अगर हमारा नाक बंद हो जाता है, यूजली हम लोग नोज से सांस लेते, नोज ब्रीदर होते हैं, कुछ लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं, सोते भी सांस, तो डिफरेंट लोग होते हैं। ज़्यादातर ये होता है अगर आपका नाक बंद है और मुंह से खोल के सो रहे हैं तो आपको चांस ज़्यादा है कि आपका खुराटे भी होंगे, आप चोक भी करेंगे, ड्राइनेस होगी, बार बार उठेंगे, पानी पिएंगे। तो पहले तो उनकी अलामात का हमें पता चलना चाहिए कि उनके अलामात क्या। अगर साइनस की वजह से तो साइनस को हमें ट्रीट करना चाहिए। अगर साइनस के बावजूद भी इनको हो रहा है और ये बार बार उठ रहे हैं, और जिस तरह चोकिंग का कहा है, चोकिंग मैंने कहा वो ख़तरनाक हो जाती है। खराटे हो सकता है मैं भी कभी कभी ले लूँ, लेकिन अगर चोकिंग हो रही है तो फिर ये अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। उसका एक स्पेशल हम टेस्ट करते हैं जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं। वो रात में टेस्ट होता है, कुछ गैजेट्स हम लगा देते हैं, मरीज़ अपना नॉर्मल एक्टिविटी करता है, रात को उठता है, अगर उसने वो टॉयलेट जाना है वो भी जाएगा, सोएगा, कितनी दफ़ा सोएगा, क्या करेगा खुराटे, वो सारा एक टेस्ट हम कराते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उससे अलामात देखनी पड़ती हैं, उसका मुआयना करना पड़ता है। ज़्यादातर ये जो स्लीप जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ज़्यादा तो उन लोगों में जो थोड़े ओवरवेट या ओबीस लोगों में, लेकिन हम लोग बड़े यंग लोगों में और पतले लोगों में भी हम देखते हैं। उसका फिर और रीज़न है, उसका रीज़न ये कि उनकी बनावट है, अंदर से कुछ टॉन्सिल्स हैं अंदर, वो कह रहे हैं कि साइनस है, वो फिर डॉक्टर को देखना पड़ता है। दूसरा ये कि मैं इनके लिए कह रहा था कि इनका बेस्ट इलाज ये कि कमरा अलग-अलग कर लें। ना ऐसे ना करें जी। तारिक महमूद हमारे साथ हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था, मुझे कोई 3 साल पहले डायग्नोज हुआ था नेजोफेरेंजियल ट्यूमर, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको पता साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं। मुझे कोई ये बोन्स वगैरह में कोई थोड़ा रिब्स में दर्द होना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने पहले तो मान नहीं रहे थे, कहता हमारा ये मसला नहीं है जो ऑन्कोलॉजिस्ट। फिर उन्होंने कहा जी आप इसका वो पेट स्कैन करा लें। तो पेट स्कैन कराया, कुछ स्पॉट्स आए, तो वो उन्होंने कहा 3 महीने बाद फिर कराएंगे। फिर वो उसी तरह ही थे। फिर 6 महीने बाद कराए, फिर कुछ बढ़ गए थे, तो उन्होंने फिर बायोप्सी कराई। तो बायोप्सी तो क्लियर थी, वो कहते हैं ये रीचेबल पॉइंट्स तक बायोप्सी होती है, ये क्लियर है। अभी 3 महीने बाद फिर कराया, फिर कुछ बढ़ रहे हैं, तो उनका ख्याल ये है कि ये वही बीमारी है। तो ये उसके अलावा भी कोई हो सकती है, लेकिन सिम्टम नहीं है कोई, अल्लाह का शुक्र है जी। इससे पहले आप रिस्पॉन्ड करें, एक और कॉलर ले लेते हैं। खुरम शहजाद, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं कह रहा था कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, जो फेफड़ों की अलामत है उसमें कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? लंग्स की हेल्थ के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? चलिए पहले तो मेरे ख्याल ये पहले भी इस तरह का एक सवाल आया था। अच्छा, जहाँ तक इनका ताल्लुक है, वो कह रहे थे कि मुझे का कैंसर है, जो भी बता रहे थे, तो पेट स्कैन में वो शो हो रहा है, लेकिन बायोप्सी इनकी जो है क्लियर आई है। देखिए इस तरह के जो कैंसर होता है यूजली उसको हम फॉलो करते हैं 2 इयर्स तक। अगर वो थोड़ा बहुत ग्रो भी कर जाता है उसका एरिया, तो उस जगह पे कुछ सोजिश, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी। अगर चोट एक जगह लगी है तो आप देखते हैं कि उसका नील या उसका निशान या उसकी सोजिश साथ वाली जगह पे भी होती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इनका जो ट्यूमर है वो ठीक है, उसकी बायोप्सी नेगेटिव है, लेकिन मेरा इनको मशवरा ये है कि ये जब पेट स्कैन कराएं और अगर वो बढ़ रहा है तो दोबारा इनको बायोप्सी करानी चाहिए। जी ठीक। और दूसरे जो साहब थे उन्होंने कहा जी क्या खाएं? हाँ जी, इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है क्या ना खाएं? क्या ना खाएं, मैं भी यही कहने लगा था। देखिए खाने के लिहाज से ये कि आप हर चीज़ खाएं, बैलेंस्ड खुराक रखें, किसी एक चीज़ को अपने खुराक का हिस्सा ना बनाएं, और उसमें यह है कि आप विटामिन्स लें। नॉर्मल बंदे को विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग आजकल थोड़ा सा विटामिन डी की बहुत बात करते हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोग बाहर का टाइम नहीं गुजारते हैं। पहले लोग बाहर बैठते थे, जिस तरह आपको पता है, तो विटामिन डी हम लोग यंग लोगों में भी देख रहे हैं,
और तो उसका आप ये है कि आप टेस्ट मेस करा लें, लेकिन एज सच अगर आपको फटीग नहीं है, अगर अपना काम ठीक कर रहे हैं, आपको नींद सही आती है, अपना बैलेंस डाइट रख रहे हैं, एक्सरसाइज में वॉक कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने से आपकी कोई बहुत मतलब कुछ नहीं होगा। जैसा कोविड में लोगों ने बहुत कुछ लेना शुरू कर दिया था, लेकिन आप नॉर्मल जिंदगी आप गुजार सकते हैं। अच्छा जी, आरिफ है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे? कहा है कि खराटे मुझे आते हैं रात को। खराटे आते हैं उन्हें रात को क्योंकि दिन में सोते नहीं है ना। ये उनका सवाल है। तो ऑलरेडी आई थिंक हम इसको रिस्पॉन्ड हम कर भी चुके हैं कि अगर आपकी सांस नहीं रुक रही तो फिर मतलब एक नॉर्मल अमल भी हो सकता है। माइनस का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी अच्छा ये भी इसमें पोस्चर रिलेटेड भी, बाज लोग सीधा लेटने से ज्यादा खराटे लेते हैं, तो यू कैन चेंज योर पोस्चर। ये बिल्कुल होता है, जो खराटे ले रहा हो उसको आप जरा सा लेफ्ट या राइट कर दें, ठीक हो जाता है मामला। जैसे कि कुछ साथ पार्टनर वो पुश कर दे कि भाई इधर सो जाओ, तो मतलब there's no harm। बेड से गिरा दे। हाँ, बेड से गिरा दे। दूसरा ये है कि आप तकिया पीछे रख सकते हैं एक साइड पे ना, तो यू कैन स्लीप ऑन योर साइड्स। पहले ही रख लें कि मैंने इधर मुड़ूंगा या मैं सीधा सोऊंगा तो मुझे आएंगे। तो आप पोस्चर, खुराटे ज़्यादातर पोस्चर रिलेटेड होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो करके ट्राई करें जी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई है। बड़ी कॉल्स आ रही है, ज़्यादा ये जो कॉल्स है ना खराटों से मुताल्लिक आ रही हैं। ये खराटों ने बहुत तंग किया है। आज टॉपिक छेड़ दिया, हालांकि टॉपिक हमारा शुरू कहीं और से हुआ था, आया खराटों पे, रुक गया वहाँ पे। अच्छा, वैसे फिर भी जब इस पोस्टर की बात आपने की, अगर पोस्टर चेंज करने से भी मसला हल नहीं हो रहा, क्या कोई दवाई भी होती है, कोई इलाज भी होता है? नहीं, इसका पहले मैंने आपको कहा ना कि वो हमें टेस्ट करना पड़ता है, रीज़न क्या है। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि क्या वजह है, वाकई में उसका सांस रुकता है, अच्छा उसमें ऑक्सीजन ड्रॉप होती है और कितनी दफ़ा होती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। जिस तरह आपने कहा ना, आप कोई चीज़ कहते हैं 0 to 10, उसकी इंटेंसिटी है। मतलब आपने कहा जी 2 है, 2 इज़ नथिंग, 5 से ऊपर है तो माइल्ड डिजीज़ होगी, 8 है, 10 है, 15 है, वो फिर हम उसके मुताबिक करते हैं ऑक्सीजन कितनी गिरती है। और बाज़ लोगों को माइल्ड सा होता है, खुराटे ले रहे होते हैं लेकिन बाकी उसके साथ चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही होती। तो वो फिर देख के एक और कॉल है जी। मोहम्मद अफजल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची में तो अभी ठंड भी नहीं आई और देखें कराची से खराटे ज़्यादा है कराची में। खराटे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब से पूछना था मुझे जी, मैं ना रात में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सांस वास की कोई भी, लेकिन ये कि मुझे खराटे बहुत ज्यादा आते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी बीच में अच्छा कहते हैं सांस वास का मसला नहीं है, खराटे ज्यादा आते हैं। खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा एक मिनट, कभी आपकी किसी ने वीडियो बनाई या ऑडियो रिकॉर्ड किया खराटों की? जी जी बिल्कुल की है, मेरी बेटी उसने की, कह रही पापा आप रात में जो आप रिक्शा चलाते हैं ये आपका भी यही हाल है। आप बताएं रिक्शा बंद कैसे करें जी? बस वो आपको मैंने बताया ना कि थोड़ा सा उसको हम स्लीप हाइजीन भी कह सकते हैं। मतलब आप अच्छी लाइटें बंद करें, शोर ना हो, आप रात को कोई ज़्यादा हैवी मील ना लें, उस तरह आप पोस्चर थोड़ा सा ऊपर करके सोएं। और जैसे मैंने कहा कि समटाइम्स ज़्यादातर लोग ना प्रॉब्लम उनको पोस्चर होता है। हमने देखा है कि जो लोग उल्टा सोते हैं ना उनमें खराटे नहीं होते। अच्छा नहीं होते, मतलब कम होते हैं लेकिन somehow it's again posture related। कहा जाता है उल्टा सोना वैसे ही बड़ा ठीक नहीं है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम चारों पोजीशन देखते हैं कि हम सीधा उसने कितने खराटे लिए, या सांस बंद हुआ, या लेफ्ट पे हुआ, राइट पे हुआ, या उल्टा। तो अब उसको हम नहीं कह सकते आप उल्टा लेटे हैं। उल्टे में फिर ये कि सारा पर आ जाएगा, मतलब सांस रुक सकता है स्टमक के, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा यही है कि अगर सिर्फ खराटे हैं और सांस नहीं रुकता, ये पार्टनर उनका बता सकता है, जो भी सोता है, बच्चे सोते हैं, वाइफ सोती हैं, या हस्बैंड सोता है, और उसके बाद अगर वो अगर बताते हैं कि नहीं ये रात को उठते हैं और जैसा कहते हैं सांस रुक के चोक करके उठ जाते हैं, ऐसे ना इस तरह के खुराटे लेता रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसका उठना है बार बार, उससे क्या होता है कि एक तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, दूसरा उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं पूरा होता। फिर जो दिन में जागेगा ना तो वो गिरेगा, सोएगा, मीटिंग्स में सो रहे होते हैं, गाड़ी चलाते चलाते। ऐसे हमारे पेशेंट आते हैं जिनकी वाइफ या लोग लेके आते हैं कि भाई हमारा हस्बैंड गाड़ी चलाते सो जाता है, टक्कर मार दी, किसी की हड्डी तोड़ दी, मोटरसाइकिल वाले को मार दिया, गाड़ी वाले मुकदमे भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी एक्चुअल इट कैन बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। तो इसको आप लाइट ना मजाकन तो हम वैसे कह सकते हैं खुराटे ले रहे हैं, लाइट ना लें ज़्यादा बेहतर है। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, मिसेज राशिद है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम।
क्या हाल है जी? पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भी। क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? या राशिद साहब की शिकायत तो नहीं लगानी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी ना कराटे लेते हैं, बस वही हमारी दोनों की लड़ाई होती है। वो कहते हैं आप लेती है, मैं कहती हूँ आप लेते। राशिद साहब की शिकायत है ये। और उन्होंने बता दिया कि ये शिकायत राशिद साहब को इनसे भी है। अब सबा एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये खराटे जो आती हैं, ये क्या किसी डॉक्टर से हमें इसके बारे में पूछना चाहिए या कोई इसका हल मेडिसिन है? मेरे मतलब भाई हैं, वो करवट से भी लेटते हैं और नींद भी सही है, लेकिन उसके बावजूद खराटे होते हैं। इसके लिए या तो कोई घरेलू टिप्स तो नहीं मैं आपसे पूछ सकती, लेकिन कोई मशवरा बताएं। क्या हमें डॉक्टर से इनके इलाज के लिए डिस्कस करना चाहिए कि क्या वजह होती है, क्या रीजन होता है? ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आई थिंक आप मल्टीपल टाइम्स इसका जवाब दे चुके हैं। बेहतर तो आपने खुद कह दिया कि वीडियो बना लें, अपने किसी डॉक्टर को दिखाएं, और उसमें वीडियो में हमें पता चल जाता है कि अगर वो सांस रोक रहे हैं, मतलब अगर खुराटे ले रहे हैं और बीच में और फिर जागते हैं, मतलब एक तरह सांस की आवाज़ आती है, जैसा मैं करके भी दिखाता हूँ, कहते हैं और बंदा जाग जाता है, वो चोक हो रहा है, चोक हो गया, सांस वो खतरनाक है ना, सांस रुक गया। अच्छा, ये बच्चों में भी हो सकता है, यंग बच्चे भी मैं देखता हूँ जिनमें ये होता है, जिनकी मदर्स वीडियो बना के लिखे कि डॉक्टर साहब ये हमारा बच्चा ऐसे सोच रहा है, फिर ऐसे सो रहा है। दूसरा ये कि हो सकता है ये खुराटे ना हो सकता है वाकई में इसको कोई सांस की अलामत हो रही है, कोई दमे का अटैक हो रहा हो, ये तो हम कह रहे हैं कोई हार्ट का मसला हो रहा हो। तो आप वीडियो बनाएं, अगर आपको लगता है कि ये रात में जागते नहीं है, सांस नहीं रुकता, तो आप वीडियो बना के अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर उसको इंटेलिजेंटली, दवाई का इलाज हम बता नहीं सकते, जाहिर है इसका ये इलाज नहीं कि मैंने दिया। उसमें क्या होगा कि मरीज को टाइम लगता जाएगा, खुदा ना खासा उससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो नॉर्मल फिर बता रहा हूँ, खुराटे से डरना नहीं चाहिए। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में खुराटे लेता है, ये नहीं कि अब सारे खुराटे वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाए, नहीं करें, मत लिया करें। हाँ, लेकिन ये नहीं, अपने बस में नहीं है ना, तो जो ले रहे हैं दूसरा उसकी वीडियो बनाए। मैंने उससे पहले कह दिया कि सिर्फ खुराटों का मसला है तो फिर आप अलग-अलग, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।